सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो आज के वीडियो में हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप जानते हो कि ये जो वीडियो है ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर, बिल्कुल बेसिक्स लेवल से, जैसे कि अगर अकाउंट कैसे ओपन करना है, स्प्रेड क्या होता है, लॉट साइज कैसे कैलकुलेट करना है, कौन सा ब्रोकर या कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, या फिर कौन से टाइप के अकाउंट हमें एज पर आवर ट्रेडिंग स्टाइल यूज़ करना चाहिए, हर एक पॉइंट के ऊपर हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे बहुत ही डिटेल में। फॉरेक्स के बारे में किसी को अगर बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है तो ये वीडियो उसके लिए कंप्लीट होगा। इस वीडियो के बाद कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली फॉरेक्स फॉरेक्स क्या है? फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, फॉरेक्स का मतलब क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। अभी फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या है? जैसे कि दो करेंसी है, ठीक है, कोई भी दो करेंसी को अगर आप उठा लो, उन करेंसीज के बीच का जो एक्सचेंज रेट है वो रेट कभी भी सेम नहीं रहता है। तो ऑब्वियसली जैसे कि हमारे इंडियन मार्केट में कोई भी स्टॉक का जो रेट है वो सेम नहीं रहता है, अप साइड या डाउन साइड मूव करता है, रेट अप डाउन होता रहता है, एंड उसी से ही चार्ट बनता है, एंड उस चार्ट के ऊपर हम ट्रेडिंग करते हैं। वैसे ही फॉरेक्स मतलब कोई भी दो करेंसी के बीच का जो एक्सचेंज रेट है उसके ऊपर ट्रेडिंग करने को हम फॉरेक्स ट्रेडिंग बोलते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रहता है क्योंकि ये इंटरनेशनल या ग्लोबल मार्केट है। तो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड बहुत सारे ट्रेडर्स है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रहता है। तो हमें कोई भी लिक्विडिटी का इश्यू नहीं रहता है। जैसे कि बहुत सारे मार्केट में, आप इंडियन मार्केट में ही बहुत सारे स्टॉक्स में आपको स्लिपेज या जो स्प्रेड है, मतलब आस्क एंड बिड प्राइस का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा दिख जाता है। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग के केस में आपको एक स्मूथ ट्रेडिंग करने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम कोई भी पेयर को उठा ले, जैसे कि आपने सुना होगा यूरो यूएसडी, अगर हम बात करें तो यूरो जो है मतलब पहले जो करेंसी है उसको हम बेस करेंसी बोलते हैं। ठीक है, एंड जो बाद में आता है यूएसडी, यहाँ पे इस केस में जो एग्जाम्पल हमने लिया है, इस केस में जो बाद में आ रहा है यूएसडी, उसको हम कोड करेंसी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो रेट है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? बहुत ही सिंपल है। मतलब अगर हम यूरो यूएसडी की बात करें तो जो बेस करेंसी है उसका जो 1 यूनिट है उसको खरीदने के लिए कितना कोड करेंसी चाहिए होगा। मतलब अगर हम थोड़ा सा चार्ट में जाके देखें तो थोड़ा सा ईजी होगा। जैसे कि यहाँ पे एक आपको पेयर दिख रहा है यूएसडी आईएनआर। ठीक है, मतलब यहाँ इसका एक रेट है, देखो यहाँ पे दिख रहा है 85.637। मतलब जो बेस करेंसी है यहाँ पे, इस केस में बेस करेंसी कौन सा है? यूएसडी, मतलब यूएस डॉलर। एंड जो कोड करेंसी है वो है आईएनआर, मतलब इंडियन रुपीस। तो 1 यूनिट यूएस डॉलर, मतलब एक यूएस डॉलर खरीदने के लिए हमें कितने आईएनआर की जरूरत है उसको इंडिकेट किया जाता है इस प्राइस से। मतलब 85.637 रुपीज़ अगर हम स्पेंड करें तो हमें 1 यूनिट यूएसडी डॉलर मिलेगा। सिंपली अगर हम जीबीपी यूएसडी की बात करें तो यहाँ पे जीबीपी हमारे पास बेस करेंसी है एंड यूएस डॉलर हमारे पास कोड करेंसी है। मतलब 1 यूनिट जीबीपी मतलब ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ये जो करेंसी है इसको खरीदने के लिए कितना यूएस डॉलर की ज़रूरत है? तो 1 यूनिट पाउंड को खरीदने के लिए हमारे पास 1.25770 यूएस डॉलर की ज़रूरत पड़ेगा। तो ये जो रेट है ये फ्लक्चुएट होता रहता है, एंड इसी रेट से चार्ट क्रिएट होता है, एंड इसी चार्ट पे हम ट्रेडिंग करते हैं जिसको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि पेयर्स कितने टाइप के होते हैं। जो भी पेयर्स की हम बात किए, मतलब ये जो यूरो यूएसडी है ये एक फॉरेक्स पेयर है। ठीक है, तो इन पेयर्स को भी हम 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि माइनर पेयर्स, मेजर पेयर्स एंड एग्जॉटिक पेयर्स। तो बेसिकली मेजर पेयर्स कौन से होते हैं? मेजर पेयर्स उनको बोला जाता है जिनके अंदर यूएसडी इंक्लूड रहता है एंड एक पॉपुलर करेंसी के साथ यूएसडी का जो एक्सचेंज रेट है उसको इंडिकेट किया जाता है। मेजर करेंसी में आता है जैसे कि यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई। ठीक है, जेपीवाई का मतलब जापानीज येन, एंड यूएसडी सीएचएफ। कोई भी एक पॉपुलर करेंसी के साथ अगर यूएस डॉलर का जो पेयर है वो हो रहा है देन उसको हम मेजर पेयर्स बोलते हैं। यहाँ पे जब हम ट्रेडिंग करते हैं यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा रहता है। लिक्विडिटी मतलब वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम ज़्यादा रहने की वजह से यहाँ पे स्प्रेड जो है वो भी हमारे पास हमें कम देना पड़ता है। सिंपली आप समझ सकते हो कि जो ट्रेडिंग का कॉस्ट है, यानी कि ब्रोकर या जिस प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो उस प्लेटफॉर्म में जो भी कमीशन लिया जाता है, वन काइंड ऑफ उसको स्प्रेड बोला जाता है। तो अगर आप मेजर पेयर्स में ट्रेड करते हो, कोई भी पॉपुलर करेंसी के साथ जब यूएसडी कंबाइन करके कोई पेयर क्रिएट होता है तो उसको हम मेजर पेयर्स बोलते हैं। ठीक है, एंड इन मेजर पेयर्स में ट्रेड करने के लिए आपको लो ब्रोकरेज यानी कि लोअर स्प्रेड लगता है, एंड यहाँ पे आपका वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा रहता है। ज़्यादातर लोग इन मेजर पेयर्स में ही ट्रेडिंग करना प्रेफर करते हैं। उसके बाद आता है माइनर पेयर्स, इनको हम क्रॉसेस भी बोलते हैं।
क्रॉसेस, मतलब जहाँ पे यूएसडी इंक्लूड नहीं रहता है, जैसे कि यूरो जीबीपी, जीबीपी जेपीवाई, एओडी सीएडी या फिर सीएडी सीएचएफ। तो ये जो पेयर्स है इनमें आप देखिए यूएसडी नहीं है। ये पॉपुलर पेयर्स तो है लेकिन इनमें यूएसडी नहीं है, तो इनको हम माइनर पेयर्स बोलते हैं। इनमें कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा स्प्रेड रहता है, मतलब आपका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा लगता है, एंड थोड़ा सा मीडियम लेवल ऑफ लिक्विडिटी रहता है। एकदम कम रहता है ऐसा नहीं, ट्रेडिंग करने के लिए इनफ होता है। एंड लास्ट आता है एग्जॉटिक पेयर, जिनमें हम बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले ही कहा यूएसडी आईएनआर। यूएसडी आईएनआर, अभी आईएनआर हमारे लिए पॉपुलर है लेकिन ओवरऑल आईएनआर इतना पॉपुलर करेंसी नहीं है, तो इसके लिए ये एग्जॉटिक में आता है। तो यहाँ पे भी यूएसडी रहता है, लेकिन यूएसडी के साथ डॉलर के साथ जिस करेंसी का पेयर हो रहा है वो एक अनपॉपुलर करेंसी रहता है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, यूएसडी टीआरवाई, यूएसडी एसीके, यूरो एचयूएफ, ठीक है। तो ये सब बहुत ही अनपॉपुलर पेयर है, एचयूएफ, एसीके, टीआरवाई, आईएनआर। तो इनमें ट्रेडिंग हम बिल्कुल ही नहीं कर सकते क्योंकि इनमें बहुत लो वॉल्यूम रहता है एंड इसका स्प्रेड इतना ज़्यादा है कि आपका जो भी प्रॉफिट होगा, अगर बाई एनी चांस प्रॉफिट हो भी गया तो उससे ज़्यादा आपको कमीशन देना पड़ेगा। मैं चार्ट में भी एक बार दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे जो पेयर्स आप दिख रहे हो, यहाँ पे मेजरली हमारे पास मेजर पेयर्स 7 रहता है, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी सीएडी एंड यूएसडी जेपीवाई, एनजेडी यूएसडी मतलब न्यूजीलैंड डॉलर्स एंड यूएस डॉलर, एओडी यूएसडी मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड यूएस डॉलर। 7 हमारे पास मेजर पेयर्स है। इसके अलावा हमारे पास कुछ मेटल भी है, जैसे कि एक्सएयू यूएसडी मतलब गोल्ड एंड एक्सएजी यूएसडी मतलब सिल्वर, ठीक है। तो गोल्ड में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रहता है एंड इसका स्प्रेड सबसे कम होता है। एंड अगर यहाँ पे बात किया जाए तो यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी में भी स्प्रेड बहुत ही कम होता है। इसके अलावा आप यूएस ऑयल मतलब यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हो क्योंकि इसमें भी हमें हाई वॉल्यूम एंड हाई वोलेटिलिटी मिलता है ट्रेड करने के लिए। इसके अलावा हम बीटीसी यूएसडी में भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम बिटकॉइन बोलते हैं, ठीक है। तो मेजरली ये सारे पेयर्स है। इसके बाद आता है क्रॉसेस मतलब माइनर पेयर्स। माइनर पेयर्स में इतने सारे पेयर्स है, आप इनमें भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो यूएसडी आईएनआर, यहाँ पे आप बिल्कुल ही ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो क्योंकि अगर हम इसका 1 मिनट का चार्ट देखें तो आप देख सकते हो इसमें बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है, तो ये ट्रेड करने के लायक भी नहीं है। एंड मतलब जो भी ब्रोकर में आप ट्रेडिंग करने वाले हो उसमें भी ये पेयर अवेलेबल भी नहीं है, सो आप अगर चाहो भी तो भी ट्रेड नहीं कर सकते। तो अगर एक लाइन में हम डिफ्रेंशिएट करने जाए कि पेयर्स में, तो अगर यूएसडी प्रेजेंस है तो वो मेजर भी हो सकता है, एक्सोटिक भी हो सकता है। अगर यूएस डॉलर एब्सेंट है तो वो बिल्कुल ही माइनर पेयर होगा। एंड जो वेल नोन करेंसीज है वो मेजर भी हो सकता है एंड माइनर भी हो सकता है। लेकिन जो लेजर नोन करेंसीज है तो वो ऑब्वियसली एक्सोटिक पेयर में ही आएगा, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने कहा मेजर में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी एंड कॉस्ट जो है ट्रेडिंग का वो सबसे कम लगता है एंड माइनर में कंपेरेटिवली हायर लगता है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पिप्स के बारे में। एक्चुअली पिप्स क्या है? पिप्स मतलब एक यूनिट ऑफ मूवमेंट। जैसे कि इंडियन मार्केट में आप आईएनआर में कैलकुलेट करते हो ना कि कोई भी स्टॉक का वैल्यू मान लीजिए 60 रुपीज़ था एंड वो 60 से मान लो 65 हो गया, कोई भी एक स्टॉक का वैल्यू, तो आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो कि 5 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि रुपीज़ हमारे पास यूनिट है मेजरमेंट के लिए कि कितना मूवमेंट हो रहा है, तो वैसे ही फॉरेक्स में हम जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो है पिप्स, ठीक है। तो पिप्स के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो करेंसी पेयर है उनमें कितने पॉइंट्स का या कितने पिप्स का मूवमेंट आया है, ठीक है। तो वो कैलकुलेट कैसे करना है वो जानेंगे आगे हम। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि गोल्ड के केस में अगर हम कैलकुलेट करें, गोल्ड मतलब XAU USD, तो गोल्ड के केस में हम 2 डेसिमल प्लेस तक कंसीडर करते हैं, ठीक है। चार्ट पे आपको शायद 3 डेसिमल प्लेस भी दिख जाए, लेकिन आपको 2 डेसिमल प्लेस तक ही कंसीडर करना है। जैसे कि मान लीजिए गोल्ड अगर 1950.35 से 1950.55 इतना मूव किया, तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे 20 पिप्स का मूवमेंट हुआ है। एंड यूरो यूएसडी के केस में हम 4 डेसिमल पॉइंट्स तक कंसीडर करते हैं। जैसे कि अगर यूरो यूएसडी अगर देखिए 1.1050 से 1.1065 का मूवमेंट किया, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि 15 पिप्स का मूवमेंट आया है। ये जो डेसिमल आपको 4 डिजिट में दिख रहा है, ये चार्ट पे शायद आपको 5 डिजिट में भी दिख सकता है या 6 डिजिट में भी दिख सकता है, लेकिन आपको 4 डिजिट तक ही कंसीडर करना है टू कैलकुलेट द पिप्स। देखिए जैसे कि जीबीपी जेपीवाई, इसमें भी हम 2 डेसिमल प्लेस तक ही कंसीडर करेंगे।
सिमिलरली USD CHF यहाँ पे हम 4 डेसिमल प्लेस तक कंसीडर करेंगे पिप्स को कैलकुलेट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर USD CHF 0.9250 से लेके 0.9300 मूव किया तो 50 पिप्स का मूवमेंट आया है। तो ऐसे हमें पिप्स कैलकुलेट करना है। लेकिन अभी आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से पेयर में हम 2 डेसिमल प्लेस तक ले एंड कौन से पेयर्स में हम 4 डेसिमल प्लेस तक ले। तो इसके लिए रूल सिंपल है, कोई भी मेजर या माइनर पेयर जो है वहाँ पे जनरली 4 डेसिमल प्लेस तक ही लिया जाता है, एक्सेप्ट JPY पेयर्स। मतलब जिन पेयर्स के साथ JPY इंक्लूड रहेगा उन पेयर्स के केस में हम 2 डेसिमल प्लेस लेंगे। बाकी जो भी मेजर या माइनर पेयर्स हमने डिस्कस किया है प्रीवियसली, उनमें हम 4 डेसिमल प्लेस तक लेते हैं। जैसे कि यूरो USD CHF यहाँ पे हम 4 डेसिमल प्लेस तक कंसीडर करते हैं। लेकिन जिनमें JPY इंक्लूडेड है, जैसे कि GBP JPY या फिर USD JPY, इनमें हम 2 डेसिमल प्लेस तक लेते हैं। मेटल्स के केस में भी हम 2 डेसिमल प्लेस तक ही लेते हैं, जैसे कि गोल्ड या सिल्वर। गोल्ड का मतलब XAU USD, तो इसमें भी हम 2 डेसिमल प्लेस तक ही कंसीडर करते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही दिखाया था। इसके बाद आते हैं लॉट साइज पे। तो लॉट साइज पे आने से पहले एक बार चार्ट में जाके देखते हैं कि कितना पिप्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम यूरो USD का चार्ट ओपन करते हैं, ठीक है। यूरो USD का चार्ट है हमारे पास। तो इस चार्ट में अगर हम देखें तो मान लीजिए यहाँ पे हम कोई भी ट्रेड लेने वाले हैं, ठीक है। हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं एंड यहाँ पे मान लीजिए कोई भी ट्रेड हम लेने की ट्राई कर रहे हैं। मान लीजिए इस लेवल पे हम ट्रेड लेने वाले हैं, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा एंड यहाँ पे हमारा टारगेट होगा। तो इस केस में हम पिप्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपली देखिए, ये जो एंट्री है हमारा 1.0384, क्योंकि फर्स्ट 4 डिजिट ही हमें कंसीडर करना है यूरो USD के केस में। उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 1.0343। तो इस केस में हमारा कितना पिप्स हुआ है? नियर अबाउट 40 पिप्स। अगर आप अपने माउस को यहाँ पे लाते हो, सिंपली देखिए फर्स्ट 2 डिजिट आपको लेना है 40 पिप्स, क्योंकि यहाँ पे 0.0040 है ना, यहाँ पे भी तो हमें 4 डिजिट तक ही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ना 0040, तो नियर अबाउट आपका 40 पिप्स आता है, ठीक है। एंड टारगेट आपका देखिए 150 पिप्स के अराउंड आता है। अगर आपको नेक्स्ट डिजिट बोलना भी है तो वो पॉइंट पे बोल सकते हो आप कि 40.4 पिप्स, यहाँ पे 150.1 पिप्स। अभी यहाँ पे हम लॉट साइज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मतलब हमें मान लो कोई भी ट्रेड लेना है, मतलब हमें कितना लॉट लेना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो फॉरेक्स के केस में हम लॉट जो है वो डेसिमल में भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इंडियन मार्केट में क्या होता है, 1 लॉट 2 लॉट ऐसे होता है ना। फॉरेक्स के केस में हम 0.01 लॉट या 0.02 लॉट या 0.05 लॉट ऐसे भी ले सकते हैं। मतलब पॉइंट्स या डेसिमल में भी हम लॉट ले सकते हैं फॉरेक्स के केस में, ठीक है। क्योंकि 1 स्टैंडर्ड लॉट का जो यूनिट होता है वो 1 लाख यूनिट होता है। जैसे कि बैंक निफ्टी के केस में क्या होता है, 1 लॉट का जो वैल्यू है वो 15 यूनिट्स होता है ना, मतलब एक लॉट में 15 कॉन्ट्रैक्ट्स आता है। ऐसे ही यहाँ पे 1 लॉट का वैल्यू होता है 1 लाख यूनिट्स। तो इसलिए बहुत ज़्यादा यूनिट्स है, इसलिए हम इसको पॉइंट यानी कि डेसिमल में भी ले सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम गोल्ड का ही एग्जाम्पल ले, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे कितना है 19.50.35, ठीक है, अभी गोल्ड का प्राइस है। तो अगर हमें 1 लॉट लेना है, तो अगर गोल्ड 1 पीप मूवमेंट करता है तो उसमें हमारा जो वैल्यू है वो $1 का होगा। अगर हम 1 लॉट पे ट्रेडिंग करते हैं तो गोल्ड के 1 पीप मूवमेंट का वैल्यू होगा $1। मतलब गोल्ड अगर 19.50.35 से 19.50.36 मतलब 1 पीप का मूवमेंट करता है, तो हमारा जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो $1 का होगा। वैसे ही यूरो USD अगर 1.1050 से लेके 1.1051 हो जाता है, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो होगा $10। मतलब 1 पीप का वैल्यू यहाँ पे $10 होगा। तो गोल्ड का जो 1 लॉट है उसका वैल्यू होगा $1 एंड यूरो USD का जो 1 पीप है उसका वैल्यू होगा $10। तो इसमें कंफ्यूज होने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम क्लियरली एक वेबसाइट का यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम लॉट कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो माई FX बुक करके एक वेबसाइट आता है जहाँ पे आप क्लियरली बहुत ही इजीली आपका लॉट साइज कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि आपको मान लो गोल्ड पे ट्रेड लेना है, ठीक है, आपका अकाउंट साइज कुछ भी हो, कुछ मैटर नहीं करता। आप यहाँ पे आपका अकाउंट साइज मान लो आपका $100 का अकाउंट साइज है, ठीक है। यहाँ पे आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है, स्वैप विथ मनी। यहाँ पे हम परसेंटेज में नहीं, हम कितने डॉलर का रिस्क लेना चाहते हैं वो यहाँ पे डिफाइन करना है। मान लो कोई भी एक ट्रेड में मैं $50 का रिस्क लेना चाहता हूँ, या मान लो $60 का रिस्क लेना चाहता हूँ। मतलब एक ट्रेड में मेरा जो रिस्क है, चाहे उसका स्टॉप लॉस बड़ा हो या छोटा, मैं $60 का ही रिस्क लूंगा। मेरा जो रिस्क है वो फिक्स रहना चाहिए। तो उस हिसाब से मुझे कितने लॉट लेना है
उसको कैलकुलेट करने के लिए हम मान लो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो मान लो 30 पिप्स का रहेगा या 25 पिप्स का रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो हमें दिखाएगा कि यहाँ पे हमें 2.4 लॉट्स लेना है। अगर हम 25 की जगह 100 कर देते हैं तो उसका वैल्यू देखो 0.6 लॉट आ गया। जो पिप्स है मतलब कितना स्टॉप लॉस है मेरा, अगर जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल पे देखा था 40 पिप्स का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा था, तो हमारा जो लॉट है वो 1.5 लॉट लेना है। तो ऐसे ही हम कितने लॉट लेना है हमारे जो स्टॉप लॉस है उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा जो स्टॉप लॉस है, जैसे कि मान लो ये 40 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, लेकिन जो वैल्यू है यूएसडी के ऊपर वो फिक्स रहना चाहिए, क्योंकि हर एक ट्रेड के केस में हमारा जो रिस्क है वो फिक्स रहना चाहिए ना, उसी से ही तो हम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। बाकी इसका एक सिंपल प्रोसेस भी है, लेकिन ये आपको जान के रखना है। इन फ्यूचर अगर आप फंडेड ट्रेडिंग अकाउंट्स लेते हो तो उसमें आपको इस वेबसाइट का इस्तेमाल करना होगा। एंड अगर किसी को पिप कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रहा है तो वो ये जो वेबसाइट है इसका भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने मान लो गोल्ड का मुझे करना है तो मैं गोल्ड सिलेक्ट करूँगा, मतलब एक पिप का वैल्यू कितना हो सकता है उसको मुझे कैलकुलेट करना है, तो इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं कि एक लॉट पे हमारे पास मान लो हमने 10 पिप प्रॉफिट किया तो 10 पिप का वैल्यू यहाँ पे $100। यूरो यूएसडी के केस में ऑब्वियसली हमने देखा कि एक पिप का वैल्यू $10 है तो 10 पिप का वैल्यू क्या होगा $100। वहीं पे अगर गोल्ड देखते हैं तो देखो 10 पिप का वैल्यू $10 ही दिखा रहा है, मतलब एक पिप का वैल्यू $1 हो गया। सिर्फ याद रखिएगा कि वन स्टैंडर्ड लॉट का जो वैल्यू है वो 1 लाख यूनिट है। बाकी अगर हम 0.1, 0.2, 0.5 ऐसे लॉट्स पे काम कर रहे हैं तो उसको माइक्रो लॉट बोला जाता है। ये नाम आप याद नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा। पहले हम जान लेते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग से बेहतर क्यों है। क्योंकि देखिए पहली बात तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको 24/5 मार्केट मिलता है, मतलब वीकली आपको 5 डेज मिलता है, जैसे कि इंडियन मार्केट में भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे 24 आवर्स मार्केट ओपन रहता है। एंड इंडियन मार्केट में आप जानते हो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड टाइम पीरियड के लिए मार्केट ओपन रहता है। उसके बाद जो मेन इशू है इंडियन मार्केट का वो है टाइम डीके एंड कॉम्प्लेक्स प्राइसिंग, मतलब जो ऑप्शन का प्राइस है उसको प्रेडिक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। जो ग्रीक्स है किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है, कैंडल के साइज के ऊपर डिपेंड करता है, न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो ग्रीक है मतलब जो थीटा है या इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो है, ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग में सिंपली आपको जैसे कि हम नॉर्मली स्विंग ट्रेडिंग करते हैं इंडियन मार्केट में या फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, वैसे ही आप क्लियरली बाई सेल कर सकते हो। कोई भी टाइम डीके का कोई प्रेशर नहीं है, कोई भी ऑप्शन के ऊपर डिपेंड रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बार हम ऐसे भी देखते हैं कि जिस प्राइस में हमने स्पॉट पे लिया था हमारे फेवर में जाने के बावजूद भी हमें ऑप्शन में लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम आपको फेस करना नहीं है। उसके बाद कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ही कम लगता है, क्योंकि फॉरेक्स में आपको 2000 टाइम्स तक मार्जिन मिल सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। इतना लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर 100 टाइम्स मार्जिन का भी यूज़ करते हो तो आप एक स्मॉल कैपिटल को बहुत ही ईजिली ग्रो कर सकते हो। इसके बाद जैसे कि मैंने पहले ही कहा था लिक्विडिटी इशू भी रहता है। सारे इंडियन स्टॉक्स में हम ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि बहुत टाइम स्लिपेज बहुत ज़्यादा आता है, जो कि फॉरेक्स के केस में नहीं होता है जनरली। उसके बाद कौन से ब्रोकर हमारे लिए सबसे बेहतर रहेगा फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, मैं यहाँ पे आपको एक वेबसाइट के बारे में बोलता हूँ। इसको आप देख सकते हो, बहुत सारे ब्रोकर है जहाँ से आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट है। सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से है एक्सनेस, एंड जो कि ऑलरेडी मेंबर्स है वो अगर मेरे लिंक से ओपन करते हो तो आपका कोई भी इशू आता है डिपॉजिट विड्रॉल के टाइम, कोई भी इशू आता है तो मैं आपके बिहाफ पे सॉल्व कर सकता हूँ। एंड जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं तो उनके लिए ऑब्वियसली हमारे कोर्स लेने पे एक डिस्काउंट रहेगा अगर आप मेरे लिंक से ओपन करते हो तो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सनेस सबसे बेस्ट ब्रोकर है। अभी एक्सनेस के बारे में भी हम जानते हैं कि कैसे। तो जब भी आप एक्सनेस में आपका जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट ओपन करोगे, बहुत ही मिनिमम चीज़ें चाहिए होता है। आपका एक फेस वेरिफिकेशन होगा शायद, एंड उसके बाद आपको आधार कार्ड प्रोवाइड करना है, देन आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजिली। अभी बात आता है कि अकाउंट ओपन होने के बाद जो अकाउंट टाइप है उसको कैसे सिलेक्ट करना है। जब भी आप अकाउंट ओपन करोगे तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस मिलेगा। उसके बाद माई अकाउंट सेक्शन में जाके आपको ओपन न्यू अकाउंट में क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे अकाउंट आपको दिख रहा है, जैसे कि स्टैंडर्ड अकाउंट है, प्रो अकाउंट है, रॉ स्प्रेड अकाउंट है, जीरो, स्टैंडर्ड सेंट, बहुत सारे अकाउंट आपको दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिकमेंडेड, मतलब स्टैंडर्ड अकाउंट एक बिगिनर के लिए रिकमेंड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो स्प्रेड है वो क्या है, फ्रॉम 0.20। यहाँ पे देखिए जो प्रो अकाउंट है यहाँ पे स्प्रेड आपको कितना दिख रहा है, फ्रॉम 0.10। मतलब सिंपली स्टैंडर्ड अकाउंट में आपका जो स्प्रेड है वो डबल हो जाएगा एज कंपेयर टू द प्रो अकाउंट। मतलब आपका सिंपल तरीके से आप समझ सकते हो कि आपका जो ब्रोकरेज है वो डबल लगेगा स्टैंडर्ड अकाउंट में। लेकिन यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो $10 से आप अकाउंट स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपका मिनिमम डिपॉजिट $500 ही लगेगा। मैं पर्सनली ये अकाउंट प्रेफर करता हूँ
ठीक है। एंड मैं रिकमेंड भी करता हूँ, अगर आपके पास $500 है तो आप यही अकाउंट का यूज़ कीजिए, नहीं तो आप स्टैंडर्ड अकाउंट भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास अमाउंट है तो आप इसी अकाउंट का यूज़ करिए, क्योंकि अगर आपका ब्रोकरेज हाफ हो जाता है तो ये आपको ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। समझ रहे हो? क्यों? अभी देखिए, ऐसा नहीं कि $500 आप अकाउंट में रख रहे हो तो मतलब आपको बहुत बड़ा-बड़ा ट्रेड लेना है, ऐसा नहीं। आप मिनिमम ट्रेड लो, आप $10 का ही ट्रेड लो, सिर्फ आपको बैलेंस मेंटेन करना है इतना। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ही लार्जर अमाउंट में ट्रेड लेना है, ठीक है? तो आपका अगर बैलेंस है, आप यहाँ पे रख सकते हो, बहुत ही ट्रस्टेड ब्रोकर है, आपका मनी भी बिल्कुल सेफ है। एंड ये ब्रोकर के थ्रू आप आईएनआर पे भी डिपॉजिट कर सकते हो, एंड बहुत ज़्यादा रेपुटेड ब्रोकर है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। एंड अगर आता है तो मैं आपके बिहाफ पे सॉल्व कर सकता हूँ, कोई भी विथड्रॉ एंड डिपॉजिट में अगर दिक्कत आता है तो। लिंक मेरे से ओपन होना चाहिए। एंड यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारे और भी अकाउंट है, जो कि मैं इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि देखो फर्स्ट जो 2 अकाउंट है इसमें अलग से कमीशन नहीं है, सिर्फ स्प्रेड है। अभी यहाँ पे देखो स्प्रेड 0 दिखा रहा है, लेकिन कमीशन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कमीशन लग जाता है, तो ये सब अकाउंट मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं जनरली प्रो अकाउंट ही प्रेफर करता हूँ। तो मैं एक अकाउंट में कैसे आपको ओपन करना है उसको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है, देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अभी मैं डेमो अकाउंट क्रिएट करके दिखाता हूँ, जब आप रियल अकाउंट क्रिएट करेंगे तो रियल कर सकते हो, वैसे आप कुछ प्रैक्टिस के लिए डेमो अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिवरेज है वो आप कितना भी रख सकते हो, अनलिमिटेड रख सकते हो, 2000 रख सकते हो, उससे कुछ मैटर नहीं करता। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप रिस्क प्रॉपरली ले रहे हो तो उसमें आप कितना लिवरेज ले रहे हो वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। जितना लिवरेज लोगे उतना कम अमाउंट से आपका ट्रेड हो जाएगा, लेकिन आपको अपने माइंड में आपका जो रिस्क है वो फिक्स रखना है। अभी मान लीजिए आपका कोई रिस्क फिक्स नहीं है एंड आप बहुत ज़्यादा लिवरेज ले रहे हो, तो जाके दिक्कत आ सकता है। उसके बाद स्टार्टिंग बैलेंस, जैसे कि मैं यहाँ पे 1 लाख रखता हूँ, तो ये तो ऑब्वियसली रियल अकाउंट के केस में आपका बैलेंस डिपॉजिट करना है, जहाँ पे आपको आईएनआर पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा, मैं बाद में दिखाऊंगा। एंड यहाँ पे आप अपना करेंसी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको यूएस डॉलर में कैलकुलेट करने में दिक्कत आता है तो आप आईएनआर भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो फिर क्या होगा, आपका जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी होगा आईएनआर पे दिखाएगा, तो फिर आपको कैलकुलेट करने में ईजी रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा। यहाँ पे मैं इंस्टेंट पे ही क्लिक करूंगा। इंस्टेंट एंड मार्केट के बीच में डिफरेंस क्या है? इंस्टेंट ये ऑप्शन सिर्फ प्रो अकाउंट में ही मिलता है, बाकी इसमें मार्केट मिलता है। इसमें क्या होता है, जब न्यूज़ के टाइम बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी मार्केट में बढ़ जाता है, तो अगर हम इंस्टेंट सिलेक्ट करके यहाँ पे रखते हैं, तो जिस टाइम मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, अगर उस प्राइस पे ट्रेड एग्जीक्यूट होता है तो ही मेरा ट्रेड इनिशिएट होगा, नहीं तो फिर से दिखाएगा कि कोई न्यू ऑर्डर प्लेस करने के लिए। लेकिन अगर मार्केट में आप यहाँ पे सिलेक्ट करके रखते हो, जो कि बाकी अकाउंट्स में आपको एक ही ऑप्शन मिलता है मार्केट, तो अगर न्यूज़ के टाइम बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो गया मार्केट एंड आपने उस टाइम पे क्लिक कर दिया कोई भी ट्रेड पे, तो हो सकता है आपका जिस प्राइस पे आपने क्लिक किया बहुत आगे जाके आपका ट्रेड लग सकता है। तो इसलिए इंस्टेंट एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए। उसके बाद आप कोई भी पासवर्ड दे सकते हो, पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा बहुत ही ईजिली। रियल अकाउंट के टाइम आप रियल अकाउंट सिलेक्ट करके यहाँ पे रखना। उसके बाद जब रियल अकाउंट में आप क्लिक करके रखोगे तो यहाँ पे आपको डिपॉजिट पे आके आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो यूपीआई से भी आपको मिल जाएगा, बहुत सारे बैंक ट्रांसफर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ जब आप डिपॉजिट करेंगे, अगर मान लो आपको $500 डिपॉजिट करना है, तो आप एक साथ बहुत बड़ा अमाउंट डिपॉजिट मत कीजिए, आप छोटा-छोटा करके जैसे कि 15,000 20,000 करके डिपॉजिट कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। अगर फिर भी दिक्कत आता है तो आप मुझे कह सकते हो, मैं आपके बिहाफ पे बात करके उसको रिज़ॉल्व करवा दूँगा। इसके बाद आप देखिए, जैसे कि ये कोई भी अकाउंट है मेरे पास, तो यहाँ पे हमें ट्रेड पे क्लिक करना है एंड ट्रेड पे क्लिक करने के बाद एक प्लेटफ़ॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, ऐसे कुछ दिखाएगा आपको, ठीक है। अभी देखिए जो स्प्रेड है वो हम बहुत ही ईज़िली इस प्लेटफ़ॉर्म में भी देख सकते हैं। ये जो लाइन दिख रहा है ना, यही स्प्रेड है। मतलब ये स्प्रेड का मतलब क्या है? आस्क एंड बिड प्राइस। जो ब्लू लाइन है वो हमारे पास आस्क प्राइस होता है। आस्क प्राइस मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस। मार्केट इस प्राइस में मुझे सेल कर रहा है, मुझे इस प्राइस में बाय करना है। एंड बिड प्राइस मतलब अगर हम सेलिंग करने जाएँगे तो इस प्राइस में सेल होगा, जो कि रेड लाइन आपको दिख रहा है। एंड जब बाय करने के लिए जाएँगे तो हम इस प्राइस में बाय करेंगे। मतलब ये जो गैप है, ये सीधा-सीधा आपका एक लॉस है, जिसको आप ब्रोकर की तरफ से एक कमीशन भी मान सकते हो, जिसको हम स्प्रेड कहते हैं। अगर आप प्रो चार्ट यूज़ कर रहे हो तो आपका जो स्प्रेड का गैप दिख रहा है ना, अगर स्टैंडर्ड चार्ट यूज़ करोगे तो इसका डबल दिखेगा स्प्रेड। मतलब आपका लॉस, मतलब बोल सकते हो आप, जो ब्रोकरेज है उसका अमाउंट डबल हो जाएगा। सिंपल है बहुत ही। लेकिन ठीक है, एज़ अ बिगिनर आप स्टैंडर्ड से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको $10 का बैलेंस ही चाहिए होता है। फिर भी मेरा मानना है कि $10 से ट्रेडिंग होता नहीं है। ये फालतू की चीज़ है कि मैं ₹10 से 10 लाख बना दिया, ये सब वीडियो सिर्फ आपको अट्रैक्ट करने के लिए बनाया जाता है और कुछ नहीं है। अभी देखिए, ये जो स्प्रेड है, या ये स्प्रेड आपको यहाँ पे भी दिखेगा, ये 20.29 दिख रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि यूरो यूएसडी के चार्ट में भी आपको दिख रहा है, ये 0.6 दिख रहा है।
आप सिंपली ये समझ के चल सकते हो कि अगर आप एक लॉट ट्रेड करते हो एंड यहाँ पे 0.6 लिखा हुआ है तो आपका $6 का स्प्रेड कट जाएगा। ये अलग से आपको चार्ज नहीं करेगा, जैसे कि इंडियन मार्केट में अलग से ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस में ही एडजस्ट हो जाता है। जीरो स्प्रेड अकाउंट में जैसे कि क्या होता है, स्प्रेड बिल्कुल ही जीरो होता है, मतलब कोई भी स्प्रेड दिखेगा ही नहीं, ये सिंगल लाइन दिखेगा यहाँ पे आपको, ये दो डिफरेंस ही नहीं दिखेगा, लेकिन आपको अलग से कमीशन चार्ज किया जाएगा जो कि स्प्रेड से भी ज़्यादा हो सकता है। इसलिए प्रो अकाउंट ही सबसे बेस्ट होता है, या बिगिनर्स के लिए स्टैंडर्ड अकाउंट। अभी आते हैं लॉट साइज कैसे कैलकुलेट करना है बहुत ही इजीली, जैसे कि हमने पहले भी दिखाया था लॉट साइज कैसे कैलकुलेट करना है, लेकिन अगर हम इजी तरीके से कैलकुलेट करना चाहे तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने अभी BTC USD का मार्केट ओपन है तो यहाँ से ही दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने क्लिक किया, देखिए यहाँ पे बाई पे क्लिक किया, तो यहाँ पे बाई पे क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाता है। हम अगर लिमिट ऑर्डर सेट करना चाहते हैं तो हम दिखा देते हैं कैसे करते हैं। पेंडिंग पे अगर हम क्लिक करते हैं, सिंपली मान लो यहाँ से मुझे एंट्री लेना है, मतलब मार्केट जब यहाँ पे आएगा तो मुझे एंट्री लेना है। अभी मेरा मान लीजिए स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, ठीक है, पहले हमने स्टॉप लॉस सेट कर दिया एंड हमारा जिस प्राइस पे ट्रेड लगेगा वो भी सेट कर दिया। तो यहाँ पे मान लो मुझे $60 का रिस्क लेना है, यहाँ पे अभी कितना दिखा रहा है 0.25, तो मुझे मान लो $60 का रिस्क लेना है, तो मैं पहले यहाँ पे 1 लॉट डाल के देखूंगा। देखो 1 लॉट वॉल्यूम की जगह मैंने क्या डाला, 1 लॉट। 1 लॉट पे मेरा कितना लॉस दिखा रहा है, $24.61। तो ऑब्वियसली मुझे $60 का लेना है, तो हम $2 के आसपास होगा, तो $2 टाइप करने पे यहाँ पे क्या दिखाया, $49.22। ठीक है, तो इसको हम प्लस पे क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं तो ये भी बढ़ता रहेगा। तो ऐसे करके हम बहुत ही ईजिली इतना लॉट साइज हमें लेना है वो डिसाइड कर सकते हैं। देखो 2.44 ये लॉट साइज हमें लेना है अगर ये ट्रेड हम लेना चाहे तो। अभी आप टेक प्रॉफिट पे भी क्लिक करके रख सकते हो, मान लो यहाँ पे आपका टेक प्रॉफिट रहेगा, ठीक है, ऐसे सेट करके रख दिया तो मार्केट ऑटोमेटिकली आपका जो एंट्री है वो एग्जीक्यूट करके टारगेट पे जाएगा, तो टारगेट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपका एसएल होना है तो एसएल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से डबल क्लिक करके आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। अगर आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा इंक्रीज करना है मान लो, तो इसको थोड़ा सा इंक्रीज भी करके मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक कर सकते हो। इस केस में देखो मेरा स्टॉप लॉस $102 हो गया, तो यहाँ पे लॉट साइज थोड़ा सा कम कर दूंगा ताकि मेरा $60 का ही रिस्क रहे। ठीक है, तो यहाँ से बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा लॉट साइज कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना लॉट हमें लेना है। लेकिन फिर भी जो मैंने पहले मेथड दिखाया वो भी जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इन फ्यूचर प्रॉप फॉर्म में ट्रेडिंग करते हो तब आपको ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जहाँ पे आप इतना इजीली लॉट साइज कैलकुलेट कर सकते हो, तब आपको वही वेबसाइट का हेल्प लेना है। ठीक है, बहुत ही ईजी है लॉट साइज कैलकुलेट करना। इसके बाद आता है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे कि MT5 एक प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। इसका मोबाइल ऐप भी आता है एंड डेस्कटॉप वर्जन भी आता है। मोस्ट ऑफ द ब्रोकर इसको सपोर्ट करता है, जैसे कि एक्सनेस का आपका अकाउंट है तो भी आप MT5 जो प्लेटफॉर्म है वहां पे जाकर ट्रेडिंग कर सकते हो। कोई दूसरा ब्रोकर है जो कि MT5 सपोर्ट करता है, उस ब्रोकर को भी आप MT5 पे कनेक्ट करके ट्रेड कर सकते हो। बाकी आप जैसे कि मैंने कहा एक्सनेस वेब वर्जन पे भी ट्रेड कर सकते हो, एक्सनेस का मोबाइल वर्जन ऐप भी आता है उसमें भी ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो MT5 ऐप है जनरली प्रॉप फर्म के लिए यूज होता है, फंडेड अकाउंट्स के लिए यूज होता है। तो इसमें जो हमने अभी रिस्क मैनेजमेंट वाला सिस्टम दिखाया कि कितना लॉट लेना है, वो सिस्टम आपको नहीं मिलेगा। इसलिए ही मैंने आपको पहले एक मेथड दिखाया था, एक वेबसाइट में जाके आप कैसे कैलकुलेट करना है आपको। एंड एक्सनेस इसलिए बेस्ट ब्रोकर है क्योंकि इनका जो INR का डिपॉजिट एंड विड्रॉल रहता है वो बहुत ज़्यादा सेफ है। इनका सबसे ज़्यादा अच्छा जो चीज़ लगता है, आप इनसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हो, जो कि मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स में आपका कॉलिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होता है, जहाँ पे आपको सिर्फ ईमेल के थ्रू या फिर टिकट रेज करके बात करना पड़ता है, वो कि बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। अभी स्प्रेड के बारे में तो हमने ऑलरेडी बात कर ली है। स्प्रेड क्या है, बाई एंड आस्क प्राइस का जो डिफरेंस रहता है, मतलब बाई एंड सेल प्राइस का, उसको ही हम स्प्रेड बोलते हैं। वो सीधा हमारे पास एक कॉस्ट आता है ट्रेडिंग के लिए, जैसे कि इंडियन मार्केट में हमारे पास ब्रोकरेज है, उसी को हम यहाँ पे जो आस्क एंड बिड प्राइस का जो डिफरेंस है, ये ब्रोकर के लिए एक प्रॉफिट है, क्योंकि ब्रोकर आपको थोड़ा ज्यादा प्राइस में मतलब खरीदने को दे रहा है एंड थोड़ा सा कम प्राइस में सेल करने के लिए दे रहा है। मतलब एक ही टाइम पे अगर आप 2 ट्रेड प्लेस कर देते हो बाई एंड सेल, तो आपका सीधा इतना अमाउंट ऑफ डॉलर लॉस होता है, जो कि ब्रोकर की तरफ से एक कमीशन की तरह लिया जाता है। अगर आप मेजर पेयर में ट्रेड कर रहे हो तो आपका स्प्रेड जो होगा वो कम होगा। सबसे कम स्प्रेड आपका गोल्ड में रहता है, एंड गोल्ड में भी अगर आप 5 या 5:30 PM के बाद ट्रेड करते हो तो और भी ज़्यादा कंपेरेटिवली स्प्रेड कम हो जाता है कैंडल के साइज के हिसाब से। जिनमें स्प्रेड थोड़ा सा ज़्यादा है, जैसे कि कोई माइनर पेयर में थोड़ा सा अगर ज़्यादा स्प्रेड है, तो उस केस में उस स्प्रेड को मैनेज करने के लिए आप टाइम फ्रेम बड़ा यूज़ करो। मतलब मान लो अगर आप गोल्ड में 1 मिनट या 5 मिनट पे ट्रेड ले रहे हो, तो उस जगह अगर किसी पेयर में स्प्रेड ज़्यादा है तो आप वहाँ पे 1 आवर या 4 आवर पे ट्रेड लो, तो जाके आपका स्प्रेड मैनेज हो जाएगा, क्योंकि कैंडल का साइज इतना बड़ा होगा, उस हिसाब से जो स्प्रेड होगा वो बहुत ही छोटा लगेगा। मैं इसको एक बार चार्ट पे दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 1 मिनट पे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है ना कैंडल साइज के हिसाब से, लेकिन इसको अगर हम 15 मिनट पे यूज़ करेंगे ना तो इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। फिर 1 आवर पे यूज़ करेंगे तो और भी कम लगेगा कैंडल के साइज के हिसाब से, समझ रहे हो, तो उतना मैटर नहीं करेगा।
तो वही समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। जिसमें स्प्रेड बहुत ज़्यादा लग रहा है आपको, वहाँ पे आप एंट्री टाइम फ्रेम बड़ा यूज़ कीजिए, तो फिर आपका स्प्रेड मैनेज हो जाएगा। और एक चीज़, एकदम न्यूज़ के टाइम, एकदम एग्जैक्ट टाइम पे कभी ट्रेड मत करना। 5 मिनट बिफोर एंड 5 मिनट आफ्टर, ये जो टाइम पीरियड है इसमें ट्रेड मत करना। इसमें आपका स्प्रेड बहुत ज़्यादा लग जाता है, स्लिपेज भी बहुत ज़्यादा लग सकता है। मतलब मान लो 10 बजे न्यूज़ आने वाला है, तो 10 बजने के 5 मिनट पहले से 10 बजने के 5 मिनट बाद तक ट्रेड मत करना। उसके बाद आप ट्रेड में एंटर हो सकते हो। एंड ये बात इंडियन मार्केट के लिए भी एप्लीकेबल है, आप भी जानते हो क्या होता है। उसके बाद जो बिगिनर गलती करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लीवरेज ले लिया। जैसे कि मैंने कहा, बहुत ज़्यादा लीवरेज लेना कोई भी गलती नहीं है। अगर आप आपका रिस्क फिक्स कर देते हो, तो आप लीवरेज कितना लेते हो वो कभी मैटर नहीं करता। तो लोग जो बोलते हैं आप 1:100 ही लो, ऐसा नहीं है। लीवरेज लेते हो तो इन्वेस्टमेंट कम लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो बिगिनर गलती करते हैं वो विदाउट स्ट्रैटेजी काम करना, कोई भी रिस्क मैनेजमेंट फॉलो ना करना, या इमोशनल ट्रेडिंग करना। जैसे कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा, मेरे एनालिसिस है, लेकिन वो एनालिसिस शेयर नहीं कर पाते हैं, समझ रहे हो, उसको लगना ही कहते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो उसके बिना अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो उसको इमोशनल ट्रेडिंग कहा जाएगा। उसके बाद अगर आपका लॉस हो गया, देन आप उसको लॉस को रिकवर करने के लिए फिर से ट्रेड लेने लगोगे, जिसको हम रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। इन्फॉर्म ना रहना कि कौन से टाइम पे हमें ट्रेड लेना है, कौन से टाइम पे ट्रेड नहीं लेना है, इसके ऊपर भी हमने एक सेशन में कंप्लीट डिस्कशन किया हुआ है। तो ये सब कुछ आपको मिस्टेक्स होता है जो कि आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि सबको समझ में आया है। तो वीडियो को यहाँ पे हम एंड करते हैं।